आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के यानी संपूर्ण फिजिक्स के समझिए 100-150 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे और यहाँ से 100% हम गारंटी देंगे ये सारे के सारे प्रश्न अगर नहीं लड़ेगा ना तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप यहाँ से हट जाइएगा बाबू। पूरे चैप्टर्स जो फिजिक्स है वो पूरे फिजिक्स का यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में प्रश्न लेकर आया हूँ। फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सारे चैप्टर्स का पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। तीसरा प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? 2। चौथा प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक या ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर या मीटर यूनिवर्स होता है। पांचवा प्रश्न, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। तो कई बार प्रश्न किया भी है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आगे देखिए बाबू, आगे छठा प्रश्न देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखिए आठवां प्रश्न क्या बोला कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u। अगर यही यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो लेंस सूत्र हो जाएगा। तो लेंस सूत्र क्या है? तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे फिजिक्स का मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल लिया हूँ पूरे फिजिक्स का, ताकि आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सके घर पर बैठे बैठे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बाबू, कौन नंबर प्रश्न देखते हैं? 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न बोला है, किसी कार के अग्रद्वीप या हेडलाइट है, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? कार के अग्रद्वीप मतलब आगे वाला भाग में या हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आंख मूंद के आंसर क्या मारेंगे? इसका अवतल दर्पण मारेंगे। 11 नंबर प्रश्न बोला कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो पता ही वाहनों के साइड मिरर या पश्च भाग मतलब पीछे देखने के आईने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 12 नंबर है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin a बटा sin r। ये स्नेल का नियम होता है, नहीं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा का नियम है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। आगे आपका प्रश्न नंबर आपका 13 है, बोला किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो देखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर यही चलेंगे, अगर यही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर क्या है बाबू? धनात्मक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। सारे प्रश्नों को बाई पार्ट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रश्न 13 नंबर मैंने प्रश्न 14 नंबर प्रश्न हो गया है। 13 नंबर आपका प्रश्न हो गया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? 14 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यानी सिंपल सी अगर बात बोलूं तो आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन कैसे मात्रक कोई नहीं होता, मतलब आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। इसी कारण से इसको बोले मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं है। यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक कुछ नहीं होता है, मतलब मात्रक विहीन बोलिए, यानी मात्रक नहीं है। आगे 15 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको कई बार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी आप कह सकते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। आगे 17 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 28 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा प्रकाश का कौन सा रंग, यहाँ पर रंग छूट गया है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं रंग, यहाँ पर रंग लिख लीजिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला। इसी कारण से जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन का कार्य कौन करता है? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन का कार्य करता है नीला करता है। कौन सा करता है? नीला करता है। आगे देखिए 19 नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष का किससे? उत्तल लेंस से। और जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे करते? बाइफोकल लेंस से। किससे करते? बाइफोकल लेंस से। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं बाबू। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, लेकिन लाल रंग का विचलन सबसे कम है। यानी विचलन अधिक की बात आएगी तो बैंगनी, विचलन अधिक की बात आएगी तो बैंगनी, अब विचलन कम का बात आएगा तो कौन सा हो जाएगा? लाल। अगर यही उल्टा क्वेश्चन हम लोग बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। देखिए दिमाग लगाने वाला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए समझिएगा ध्यान से इस चीज को। देखिए किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? बैंगनी। किस रंग का विचलन सबसे कम है? लाल है। वही उल्टा हो रहा है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो तरंग दैर्घ्य अधिक पूछेगा तो लाल, और उसके बाद किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो बैंगनी। यहाँ पर समझिए, देखो बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, एक दूसरे को अपोजिट समझिए यहाँ पर इस चीज को। आगे देखिए
25 नंबर प्रश्न हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है बाबू। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 26 को प्रश्न करा दिया। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 27वां प्रश्न हमको बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होगा। देखो स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। यानी सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न हमको क्या बोला है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता था? प्रिज्म हमेशा 5 सतहों से घिरा होता है। 29 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग का नाम क्या है? तो हम लोग का सबसे पहले प्रतिबिंब मतलब हम लोग का जो आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टि पटल बनने का काम करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? याद देखिए, विभव और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी ऐसे मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी ऐसे मात्रक वोल्ट। किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक, तो याद देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोधकता, चाहे ऐसे भी पूछ सकता है प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होगा? तो भैया ओम मीटर होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ओम मीटर। क्या पढ़ेंगे इसको? ओम मीटर। आगे देखिए 32 नंबर, प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा बाबू? ओम होगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। आगे 34 नंबर प्रश्न, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को kWh कहते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कौन है? किलोवाट घंटा है। वही अगला है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है बाबू। आगे देखते हैं, आगे 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न आपका बोला है आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सारे प्रश्न क्लास 10 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यानी हमारे घरों में जो आपूर्ति आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आती है। तो आवृत्ति से पूछा तो इसका आंसर क्या जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का देखो यहाँ पर बोलेंगे जूल, ठीक है ना, जे लिखा हुआ है लेकिन छूट गया। क्या बोलेंगे? जूल। जूल का संकेत हो जाएगा जे, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न, आगे 41 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा कौन सी दिश धारा प्राप्त होती है? ओम के नियम का गणितीय व्यंजक क्या है? V बराबर IR, या बोल सकते हैं I बराबर भी बोल सकते हैं V बटा R बोल सकते हैं, या I बराबर V बटा R, चाहे बोल सकते हैं कि R बराबर V बटा I। यहाँ से सूत्र को आप इधर उधर कर सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम का गणितीय रूप हो गया। फिर 43 नंबर देखिए, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? देखिए ओम के नियम को अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो उसमें ताप का जो मान होता है वो हमेशा अचर रहता है। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला है? 44 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है बाबू, 44 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? फैराडे ने किया। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति है वो कितनी है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। 46 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, किस युक्ति में विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? यानी कौन ऐसी युक्ति है जिसमें विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपका विद्युत यंत्र है, इसमें विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। आगे देखिए 49 नंबर जो प्रश्न है, 49 नंबर आपका बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी लघु पथन जब होगा तो उस समय विद्युत धारा का मान परिपथ में क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से मैंने 49 को ऑब्जेक्टिव अभी तक करा दिया। आगे देखते हैं, लगभग 70-80-100 के आसपास ऑब्जेक्टिव जाएंगे। ये पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव छटा गया है, इसलिए बहुत शुरू से अंत तक इसको जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 50 नंबर, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 51 नंबर है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए पवन विद्युत यंत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कौन सा क्षण प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें कैडमियम की क्षण प्रयुक्त की जाती है। आगे 55 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भैया सूर्य ही है। आगे देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन को, चाहे प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाने का काम करता है। आगे प्रश्न देखते हैं
ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बचा हुआ है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? देखो, जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने में किस छड़ का उपयोग होता है? अगर चुंबक बनाना है तो चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग होता है। आगे देखिए 60 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। आगे देखिए 61 नंबर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका बना होता है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। 62 नंबर, एक एंगस्ट्रम, ये ए पर जीरो लगाते हैं, इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे देखिए 63 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस घटना का परिणाम है? तो वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। 64 नंबर, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, मतलब हमारी आंख में जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारी जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, उसको सीधा करके दिखाने का काम करती है। एक अश्वशक्ति यानी 1 HP का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। आगे देखते हैं 66 नंबर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 67 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है बाबू? काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखिए, आगे 68 नंबर प्रश्न देखी जाए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक कूलम आवेश से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम आवेश से अगर इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वो गुजरेगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, एक कैलोरी का मान कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है, यानी एक CAL मतलब एक कैलोरी का मान कितना? 4.2 जूल हो जाएगा। इस तरह से मैंने बाबू आप लोगों का लगभग मैंने 70 गो ऑब्जेक्टिव पूरे फिजिक्स करके दिए। देखिए, यही 70 गो पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसी 70 गो ऑब्जेक्टिव जो मैंने कराया, यहाँ से सारे प्रश्न फिजिक्स का आपको लड़ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 7645299149। यहाँ से आप नंबर लेकर इस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से बात रखिए कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे फिजिक्स का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर करवा दिया। देखिए, मैंने पूरे फिजिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छोड़ा। तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम ये पूरे फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया सभी बच्चों के पास शेयर करें, ताकि सारे जो बच्चे हैं ना इसको आसानी से देख सके और फिजिक्स का सारा क्वेश्चन एकदम क्लियर कर सके। देखो, पूरे चैप्टर्स का ये ऑब्जेक्टिव था, इसलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।